हम तमाम गैस लॉस को अगर पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर डाल्टन्स लॉ की बारी आखिर में इसलिए आती है क्योंकि इसे पढ़ते पढ़ते हम जो है वो अपने टॉपिक को खत्म भी करते हैं और यहीं से हमें लिक्विड स्टेट के बारे में भी बात करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लिक्विड स्टेट पर बात तब होती है जब हम पहली कंडीशन डाल्टन्स लॉ की ये पढ़ लें कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। सही। और पार्शियल प्रेशर का मतलब आपके पास एक ऐसा प्रेशर जो या तो गैस इंडिविजुअल मौजूद है या फिर कहाँ पर है, मिक्सर। यानी प्रेशर ऑफ एनी गैस आप कह सकते हैं। और जब मैं आपसे प्रेशर ऑफ एनी गैस की बात करूँ ना बेटे, तो इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो डाल्टन्स लॉ है ये नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन रिएक्टिव गैसेस। अगर गैसेस रिएक्ट कर जाएंगी तो फिर हम यहाँ पर डाल्टन्स लॉ की बात नहीं कर सकते। है क्या ये लॉ? इसके अकॉर्डिंग अगर एक कंटेनर के अंदर गैसेस मौजूद हैं ए बी और सी, तो हर गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि हर गैस का नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा? एक ही जैसा या डिफरेंट। और अगर आप इसका टोटल प्रेशर निकालना चाहेंगे तो आप इनके तमाम पार्शियल प्रेशर्स को आपस में क्या कर लेंगे? ऐड। तो उसे आप क्या कहेंगे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या मैंने ये रिव्यू कर दिया? अब बताओ, पहले हमने ये पढ़ा था या नहीं? Yes. सही है। मुझे याद थी ये बात, लेकिन मैंने जानबूझ के टॉपिक स्टार्ट किया और आप देखें मैंने कहाँ तक पहुंचाया। तो ये सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को याद आ जाए कि हमने ये टॉपिक पढ़ा था। जिस तरह असाइनमेंट बोले ना, इसी तरह ये भी याद है कि हमने टॉपिक क्या पढ़ा। लास्ट क्लास में हम गैसेस का टॉपिक खत्म कर चुके हैं। सही है। उसूली तौर पर हमें सिर्फ लिक्विड की बात करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने मुझसे ये बात दोबारा सुन ली। लेकिन उस वक्त तक ये याद आ गया कि हाँ शायद हमने इसे कुछ सुना था हमारे यहाँ। सही है। यही इंसानी दिमाग और यही आपके एमसीक्यूज की स्ट्रेटेजी होती है। पहली बार देखकर लगेगा नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसे फ्रीक्वेंटली पढ़ेंगे ना, और आपने उसे कहीं पर भी पढ़ा होगा चाहे कितने ही दिन पहले, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट होगा तो आप देख के पहचान जाएंगे, यस वी कैन आंसर इट। सही है। तो बहरहाल गैसेस के टॉपिक में जब आपने बात खत्म की, तो फाइनली हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर? लिक्विड स्टेट। देखो लिक्विड स्टेट में ना बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे। कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि वहां पर हमें रिलेट करने में ना आसानी होगी। चल, और क्या रिलेट करना है उसे भी देखना पड़ेगा। चलो लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग मिलकर कंपाइल करते हैं। देखो कोई लिक्विड की 5 प्रॉपर्टीज कोई थी। लिक्विड मॉलिक्यूल्स का शेप, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अलावा लिक्विड में डिस्टेंस कितना होता है, फोर्सेस कैसी होती हैं, हीट करने पर लिक्विड क्या होता है, कूल करने पर लिक्विड क्या होता है। ये सारी बातें आपके दिमाग में हैं, लेकिन उसको शॉर्ट सेंटेंसेस की फॉर्म में जरा कंपाइल करें।
हाँ भाई, रिकॉल हुआ। तो गैसेस, सॉरी, लिक्विड का ये बताओ वॉल्यूम कैसा होता है? डेफिनेट, फिक्स्ड, वी कैन मेजर इट। 5 centimeter cube and 50 centimeter cube easily measurable है by using the different kind of the apparatus. What kind of apparatus we can use for the measurement of liquid? One, कौन सा apparatus से हम लिक्विड का जो है वो वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं? नंबर वन, बस वन बताया ना, तो फिर उसके बाद आप लोग लाइन लगा देंगे और वन तक ही पहुंचाना है। बीकर। नंबर टू, फ्लास्क, सही, मेजरिंग फ्लास्क। नंबर थ्री, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। नंबर फोर, एक्यूरेट वॉल्यूम लिक्विड का मुझे मेजर करना है, दैट वुड बी द ब्यूरेट एंड पिपेट, सही। और स्मॉल बीकर, लार्ज बीकर, कोनिकल फ्लास्क, सही। इसका मतलब है टेस्ट ट्यूब्स। ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं? हेल्पफुल हैं, सही है। अच्छा ये बताओ, लिक्विड का शेप कोई नहीं है, इनडेफिनेट, जिस कंटेनर में डालेंगे उस जैसा। ये बताओ, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस गैसेस से ज्यादा है या कम है? कम। फोर्सेस ज्यादा है या कम है? फोर्सेस ज्यादा है या कम है? जब डिस्टेंस कम है तो फोर्सेस क्या हो गई? ज्यादा। अच्छा ये बताओ, लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है? कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? गैस यानी वेपर्स में, सही है। अगर वो किसी भी रूम टेम्परेचर पर अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज एवापोरेशन। और अगर आपने उसका टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया तो दैट वुड बी द बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड को मैं लो टेम्परेचर पर लेकर जाना शुरू करूं तो लिक्विड क्या होगा? सॉलिड यानी फ्रीज हो जाएगा। और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा तो क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। सही है, ये सारी बातें आपके दिमाग में 9th क्लास से केमिस्ट्री से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद आ जाओ एक और कहानी, वो ये कि अगर मैं लिक्विड को कंप्रेस करना चाहूं तो क्या हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? नो। सही, लिक्विड का कंप्रेशन गैसेस से क्या है? कम है। अब आते हैं असल बात, जब आप लिक्विड स्टेट पढ़ते हैं ना, तो आपको 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। पहली मैंने लिखी लैंडेड फोर्सेस। दूसरी बात जो मैंने यहां पर किया आपके पास, दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और यकीनन मुझे ना थर्ड वन बताने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे आवाज आ चुकी है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये जो आपके पास लैंडेड फोर्सेस है ना, ये दो चीजों पर कंसिस्ट करता है। एक कहलाता है आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल और एक कहलाता है आपके पास इंड्यूस डाइपोल, सही है। ये पहले हम इतनी ध्यान से नहीं पढ़ते थे, लेकिन एमसीक्यूज में ये वाली सारी बातें ना बहुत ही कीनली आती हैं। और इस लिक्विड स्टेट को हम अक्सर, या सॉलिड स्टेट को हम अक्सर सेकेंड ईयर के टॉपिक ट्रांजिशन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ मिलाकर पूछते हैं। जब तक हमारी बेसिक नहीं सुधरेगी हम जो है वो उसके साथ कंबाइन नहीं कर पाएंगे। इंस्टेंटेनियस या लैंडेड फोर्सेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज डिस्पर्जन फोर्सेस। और इसकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए है। किसके लिए है बेटा? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, सही है। किसके लिए है बच्चे? नॉन पोलर। डाइपोल पढ़ाऊंगी, नाम बता रहे हैं पोल। हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाऊंगी, वहां पर भी पोल्स मौजूद होंगे, लेकिन ये किसके लिए है? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर में फोर्सेस कैसे क्रिएट? आपके पास ये मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इन मॉलिक्यूल्स में ना एक ऑलरेडी डाइपोल मौजूद है। अपना ही न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। फिर ये जो न्यूक्लियस है, चाहे नेबरिंग हो और डिस्टेंस पर ही हो, लेकिन ये न्यूक्लियस माइनर फोर्स किस पर अट्रैक्ट कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन पर। अब क्योंकि डिस्टेंस कम है तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे एटम में भी जाने की कोशिश करे। तो आपके पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पहले से मौजूद है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट मतलब
कोई खास काम हुआ होगा, कोई और किसी ने एक्ट किया होगा, हीट अप्लाई हो गई होगी, अचानक से इनके दरमियान फोर्स क्या हुई, इंक्रीज, हालांकि पहले से मौजूद थी। किसके दरमियान फोर्स पहले से मौजूद है, हम सब जानते हैं। एटम में न्यूक्लियस है और क्या है, इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट। दैट इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस जो है वो आप क्या कहते हैं, डायपोल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, सही है, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इस इलेक्ट्रॉन के जाने से और कहीं पर ऐड होने से इन फोर्स पर क्या हो रही होगी, कुछ कमी और कुछ इजाफा हो रहा हो। ये बात तो मानते हैं ना, जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पर कम, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वहां कम, जहां इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वहां क्या होगा, ज्यादा। तो उसे आप कहते हैं दैट इज इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड, किसी पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से आपने इंड्यूस करवाया, या उस मॉलिक्यूल में कोई सडन चेंज आया। तो एक बना इंस्टेंटेनियस और एक क्या बना, इंड्यूस्ड डायपोल। और इन दोनों की आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस। एग्जाम्पल बहुत आसान, आप यहाँ हैं इस नेटवर्क में, आपकी आपस में फ्रेंडशिप है, दैट इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन आपका इंटरेक्शन किसी और जो है वो जगहों पर, आपके और फ्रेंड्स भी बढ़ते हैं, सही, वो क्या है आपके पास, हाँ आपका लिंक बनता है। सही, आप कहेंगे हाँ जी हम उनसे चीजें लेते हैं, हम उनसे चीजें लेते हैं, सही, या फिर लेन देन करते हैं, एमसीक्यू शेयर करते हैं, टॉपिक शेयर करते हैं, सही है। तो अब वो क्या था, इंड्यूस है। और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है आपके सिलेबस की तैयारी, दैट इज ओवरऑल नोन एज द डिस्पर्जन फोर्सेस। आप अब देखो, आपके जानने वाले अगर किसी और सेंटर में है तो सही है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में जितने स्टूडेंट हैं जो इस साल अपेयर होने वाले हैं, उन सबके साथ भी आपकी क्या है, बॉन्डिंग। चाहे आप उन्हें पहचानते हो या फिर ना पहचानते हो, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, वीक। कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक। ना आप जानते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन फिर भी सबका दुख क्या होगा, एक ही जैसा होगा कि हमें इस साल डबल मेहनत करनी है, ट्रिपल मेहनत करनी है। तो दैट इज डिस्पर्जन फोर्सेस। लिक्विड का लिक्विड होना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसको ओवरऑल आप क्या कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस। और डिस्पर्जन फोर्सेस किसके दरमियान मौजूद है, नॉन पोलर, जिसके अंदर कोई चार्जेस मौजूद नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, सेम। हीलियम, सारे एटम्स एक जैसे हैं। क्लोरीन गैस, सारे एटम एक जैसे हैं, सही है। हाइड्रोजन गैस, सारे एटम क्या हैं, एक जैसे हैं, देयर इज नो एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फिर उसके बाद जब आप डायपोल फोर्सेस पढ़ा, तो ये डायपोल फोर्सेस हमें बताती हैं, नाम बता रहा है डायपोल, इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल है प्लस और एक मॉलिक्यूल क्या है, माइनस। लेकिन ये जो माइनस मॉलिक्यूल है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट। सही है, ये कोई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट अ काइंड ऑफ द एनर्जी कि आप कहें एंडोधर्मिक है या एक्सोधर्मिक है। इट इज सिंपल द कैपेबिलिटी, it is simple the ability to attract the shared pair of electron towards itself। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जो अट्रैक्ट हो रहा होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, तो यकीनन जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा था उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये याद रखना, अगर मैंने नेगेटिव लिखा है ना तो इसका मतलब है दैट इज एनायन। लेकिन अगर मैंने पार्शियल नेगेटिव लिखा है और यहाँ लिखा है पार्शियल पॉजिटिव, तो अब आप समझ गए कि ये एनाइन नहीं है, बल्कि ये किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम इसमें गलतियां करते हैं। ये बता रहा है कि ये बॉन्ड कोवेलेंट है, और अगर मैं यहाँ पर A प्लस और B माइनस करके लिखूं तो इसका मतलब है ये कैटाइन है और ये क्या है, एनाइन। और कैटाइन कब बनता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनाइन कब बनता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब, अब अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो आप देखिए इसके अंदर एक पोल क्रिएट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल चलो देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज। अगर किसी ने इस बात को कहा तो यकीनन उसने मेरे साथ गलत बात को रिकॉल किया, और अगर इसी बात को माना तो इसका मतलब है वो अपना कॉन्सेप्ट भूल गया।
फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, डिक्रीज। और अलोंग द पीरियड अगर मैं आपसे कहूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाकई में क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कम। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटल्स कम और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ज्यादा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ज्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और आपको मैंने यहाँ पर एक केमिकल लिख कर दिया है विच इज आयोडोक्लोराइड। सही है, क्या कहा मैंने, आयोडोक्लोराइड। अच्छा, अब इस आयोडोक्लोराइड में कोई बताएगा नेगेटिव चार्ज किस पे लगा, क्लोरीन पर। और पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, आयोडीन। अच्छा देखिए एग्जाम्पल भी मैंने कौन सी दी है। आप लोग तो हेलोजन को देखकर ही फौरन क्या कहते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज, लेकिन मैंने मॉलिक्यूल ही आपको ऐसा बताया है जिसमें दोनों ही क्या मौजूद है, हेलोजन, क्योंकि बाकी सब में तो आप बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे। मैं आपसे यहाँ पर मॉलिक्यूल लिख कर दूं ना, OF2, और आपसे कहूँ बताओ उसमें कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप बड़ी आसानी से बताएंगे फ्लोरीन है। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और फ्लोरीन का तो सवाल ही बता। अब देखो ये मॉलिक्यूल है डायपोल, ये भी मॉलिक्यूल क्या है, डायपोल। अब इसका नेगेटिव मिक्स नेबरिंग मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को भी आपस में अगर अट्रैक्ट करता है तो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सही है, क्या कहलाएगा ये, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब मैं अगर आपसे कहूं डाइपोल फोर्सेस किस पर डिपेंड करती हैं, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेंगे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना स्ट्रॉन्ग डाइपोल, और जितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल उतनी ही फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा। सही है। तो आपसे मैं कहूं कि यहाँ पर ICL, ये जो मैंने केमिकल लिखा है ना, दैट इज नॉट हाइपोथेटिकल। पेंट इंडस्ट्री में, सॉल्वेंट इंडस्ट्री में ना, वर्ल्ड वाइड, रबर इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है, इसको हम कहते हैं आयोडोक्लोराइड। सही है, लेकिन अक्सर जगहों पर बड़ी बेवकूफी के साथ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में कुछ ये वाली कहानी भी दी जाती है जो मैं अब आपके सामने लिखती हूँ। हाइड्रोजन मौजूद है, अगर अपने से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा, इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज है, आप तरीके में नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर हाइड्रोजन पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। सवाल बनता था आपका, आप कहेंगे बस यहाँ पर भी तो डायपोल एग्जिस्ट करेगा, अगर आपने यहाँ पर हमें वाटर बना कर दिया तो ऑक्सीजन नेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव। डाइपोल तो अभी भी मौजूद है, लेकिन मैं इसे अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम क्यों कहूंगी, क्योंकि इसकी वजह से, सही है, इसकी वजह से ये जो बॉन्डिंग है कि ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अपने से नेबरिंग हाइड्रोजन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट। और कैसे करेगा, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर सिर्फ इसीलिए बताई जाती हैं क्योंकि वाटर एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा सॉल्वेंट है, एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये है उसका स्ट्रक्चर जो आप प्रॉपर्टी समझते हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यानी ये मॉलिक्यूल अभी डाइपोल है, लेकिन इस डाइपोल में जो एक और फोर्स क्रिएट होती हुई नजर आई वो आपने देखना है। सिर्फ एक हाइड्रोजन को अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया तो आपको समझने की बात है कि दूसरे हाइड्रोजन पर भी लाजमी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना होने के बराबर है। अब क्या हो रहा है, ये तो भाई डाइपोल था, लेकिन ये ऑक्सीजन अपने से नेबरिंग हाइड्रोजन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट। और ये जो मैंने बनाया है ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और HF, जो बाद में आपको समझाने लगी हूँ ना, ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में MCQ बनकर आता है, और बड़े ही इंपॉर्टेंटली इस बात को आपने समझना भी है। बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या फ्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा,
ये वाटर वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर, पोलर का मतलब तो समझ आता है ना, इसका इसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसमें फोर्स ज्यादा है, इस बॉन्ड में ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथ है, या फिर इस बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी, क्लोरीन के साथ या वॉट इस ओ और एच के साथ, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन, क्लोरीन तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, क्लोरीन, क्लोरीन, सही है। लेकिन अब हो क्या रहा, अभी बताया ना फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके मुकाबले पे तो हम किसी को रख ही नहीं सकते। लेकिन अब होगा क्या, ये फ्लोरीन अपने नेबरिंग हाइड्रोजन को भी क्या कर सकता है, ये तो इतना स्ट्रॉन्गर है ऑक्सीजन से ज्यादा, लेकिन अपने नेबरिंग हाइड्रोजन को भी क्या करता है, अट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, सही है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जाम्पल है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जाम्पल। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड देखें तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड देखें तो यहाँ पर O और H का बॉन्ड, O और H की बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूँ। चलिए ये बॉन्ड कम पोलर होगा एज कंपेयर टू दिस वन, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आए तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है और HF में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कम। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा, और HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपसे बकायदा ये रीजन में पूछ रहा था व्हाई, तो आप कहेंगे जस्ट बिकॉज, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 2, और यहाँ पर एक HF का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 1। तो बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, वाटर, तो किसकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं, वाटर, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन, लेकिन किसने वाटर मॉलिक्यूल को स्ट्रेंथ दे दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो आप वाटर का इनॉर्मलस बिहेवियर देखते हैं, किसी को याद है, ये छोटी क्लासेस वाली बात है, लेकिन ये क्योंकि अब हमारे पास है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। इनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं, आइस क्यूब ऊपर फ्लोट कर रहा है, हालांकि वो सॉलिड फॉर्म है, और वाटर जो है वो नीचे लिक्विड की फॉर्म में नजर आता है हमें, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। आप तो एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी लेंगे और उसे वाटर कंटेनर में डालेंगे, आप बकायदा उसे नीचे जाकर सेटल डाउन होता हुआ देखेंगे, जबकि आइस क्यूब आप किसी भी साइज से रिलेटेड उसे फ्रीज कर लें वो हमेशा सरफेस ऑफ वाटर पे क्या करता है, फ्लो। इस एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से आप नॉर्मली किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे ना तो वो वेपर्स में जाता है, और वेपर्स में जाने के यानी आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो एक्सपेंड होगा, ये क्या हो गया, वो एक्सपेंड, हर लिक्विड की बात। फिर आप इस लिक्विड को कूल करेंगे ना तो वो सॉलिड में चला जाएगा, जैसे आप लोगों ने अभी मुझे प्रेडिक्ट करने पर वो कहा और हमने मिलके प्रेडिक्ट किया, और वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये हर लिक्विड के एग्जाम्पल है, वाटर के साथ ऐसा है, वाटर को आप 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, पहले बताओ 0 से 4 तक टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होना चाहिए था, एक्सपेंड, लेकिन वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, सही है, वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ इस टेम्परेचर तक। 4 के बाद इसकी कहानी नॉर्मल लिक्विड जैसी है, लेकिन 0 से 4 तक की कहानी इसकी बड़ी different। और आप जानते हैं दुनिया भर के रेफ्रिजरेटर्स या लो टेम्परेचर पर आइस फॉर्मेशन इसी टेम्परेचर पर पॉसिबल है, क्योंकि यही है कि आपसे कहा जाए अच्छा बताओ 4 से 0 पर आओ, मैं 4 से 0 पर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए थी, इसे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड। कभी आइस फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया हो, जो कि हम यूजुअली नहीं करते क्योंकि हम केमिस्ट्री को कभी अपनी रूटीन लैब से लेते नहीं है, हम समझते हैं पता नहीं कोई दुनिया जहां से अजीब चीजें पढ़ रहे हैं। बर्फ बनने का प्रोसेस अगर आप देखें ना तो ऊपर पहले क्रिस्टल्स बनना शुरू होता है, नीचे सारा फ्लोट करता हुआ क्या होता है, वाटर,
वो क्रिस्टल्स पहले अपने आप को आपस में बॉन्ड करते हैं, और वो सिर्फ किसकी वजह से है? वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि आप वहां पर टेम्परेचर का इम्पैक्ट देखते हैं। आप देखते हैं ना, रेफ्रिजरेटर का नॉर्मल टेम्परेचर हम कहाँ तक लेके जाते हैं? हम रेफ्रिजरेटर का नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास -5 तक जा रहा हो, सही है, जो नॉर्मल फ्रिज है, जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स हैं, सही है। लेकिन अगर आपके पास डीप फ्रीजर्स हैं तो वो -15 तक जा रहा हो। लेकिन वाटर की इस कहानी की वजह से दुनिया भर में जितनी एक्वेटिक लाइफ है ना, फ्रोजन एरियाज के अंदर, जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो इसी आइस फॉर्मेशन की वजह से जिंदा है। अल्लाह ताला की कुदरत है। तो ऊपर क्या होता है? आइस फॉर्मेशन का क्रिस्टल, और नीचे क्या होती है आपके पास? कोल्ड वाटर। और उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ क्या करती है? अपनी लाइफ सरवाइव करती है। तो दैट इज द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्या आप लोग एक प्रोसेस का नाम बताएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है? एंड दैट इज व्हाट? ट्रांसपायरेशन। जानते हैं क्या होता है ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स की बात हो? ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स, वाटर एंड मिनरल्स रूट से एब्जॉर्ब होकर अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर आता है। सही है। आप घर पे तो देख लें, घर पर हमें पानी की मोटर या टैंक से पानी को ऊपर कहीं तक पहुंचाने के लिए सप्लाई लाइन तक सक्शन पंप्स लगाने पड़ते हैं। वो पानी को खींचे फिर ऊपर पहुंचाए। अल्लाह ताला ने क्या ट्रीज में ये रखा है? नो। अल्लाह ताला ने ट्रीज में क्या रखा है? अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर एंड मिनरल्स खुद ब खुद राइज होते हैं। किसकी वजह से? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एक वाटर मॉलिक्यूल जाता है, उसके साथ कनेक्टेड है सेकंड, सेकंड जाता है, उसके साथ कनेक्टेड है क्या? थर्ड। तो दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके पास फोटोसिंथेसिस, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की सरफेस टेंशन, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की सॉल्युबिलिटी, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की डेंसिटी, ये सारी चीजें फैक्टर्ड है, क्योंकि वाटर जैसा सॉल्वेंट दुनिया में कोई और नहीं है। इसीलिए हम उसको किस नाम से पुकारते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सही है, तो इसे नोट डाउन करो जल्दी से। पिक्चर लेनी है, पिक्चर ले, और फिर उसके बाद आगे बढ़। इस चैप्टर की रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
Are we done? कोई प्रिडिक्ट कर सकता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन, फिर उसके बाद डायपोल, फिर उसके बाद डिस्पर्शन। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जिसके बारे में देखना है इट इज एवोप्रेशन। पता है ये वो प्रोसेस है जिसका इफेक्ट जो है वो कूलिंग होता है। जहां कहीं पर भी एवोप्रेशन रेट ज्यादा होगा ना, इसका इफेक्ट क्या होगा? कूलिंग। इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट। चाहे परफ्यूम स्प्रे करने के बाद हो या बाहर से तपती हुई धूप से हम इस एसी वाले रूम में आए, तो ये हमें ठंडक फील होती है। क्यों होती है? क्योंकि रेट ऑफ एवोप्रेशन क्या होता है वहां पर, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट वन, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी याद रखना है। एंडोथर्मिक का मतलब चाहे रूम टेम्परेचर ही सही, लेकिन वो रूम टेम्परेचर इज इनफ टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें होता क्या है, इसमें एक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है उसके लिए आप बड़ी आसान सी बात कहते हैं, एट एनी टेम्परेचर। क्या कहते हैं आप उसे? एट एनी टेम्परेचर। और एट एनी टेम्परेचर का मतलब ये होता है चाहे वो रूम टेम्परेचर हो या उससे बिलो हो, लेकिन वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद, इसका मतलब है लिक्विड लिक्विड नहीं है बल्कि किसमें कन्वर्ट हो गया है? वेपर्स। फिर इसका मतलब है, एक और बात आपको याद रखना है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं, यस, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो यस दे कोलाइड विद ईच अदर। और जब वो कोलाइड करते हैं तो उसमें से जो ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है वो सरफेस पर आते हैं। सही है। और जब वो सरफेस पर आते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी जिनकी है, वो जब सरफेस पर आते हैं तो सरफेस पे आने के, हाई काइनेटिक एनर्जी है ना, मूवमेंट ज्यादा है, तो वो सरफेस को लीव कर देते हैं, वहां नजर भी नहीं आते। अब क्या हुआ? लिक्विड की क्वांटिटी जो पहले यहां तक थी वो कम हो गई, और जब कम हो गई तो इसका मतलब रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हमें नजर आते हैं। इन रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होता है, और हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होता है? सरफेस पर आता है। सही है। और जब ये सरफेस पर आते हैं तो आपके पास फिर से ये क्या करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बात करूं ये भी याद रखें, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा हो जाएगी या कम? कम, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक तो जा चुके हैं। इसका मतलब है जो बाकी बचे उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से क्या है? कम। लेकिन फिर उसमें जो कोलाइड करने के बाद ज्यादा होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी कम तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम। फिर उसके बाद फिर से ये मॉलिक्यूल यहाँ से लीव कर जाते हैं, और जब ये लीव कर जाते हैं तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, और रिमेनिंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पहले से भी क्या होती है? कम। और टेम्परेचर भी क्या होता है? कम। इसीलिए जितना तेजी से रेट ऑफ एवोप्रेशन होता है उतना कूलिंग इफेक्ट है, जितना स्लो रेट ऑफ एवोप्रेशन होता है उसका कूलिंग इफेक्ट हमें फील नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी की वजह से पहले से भी कम होता चला जाए। सही है, इस तरह होता है। और आप देख रहे हैं लिक्विड की क्वांटिटी क्या हो रही है? खत्म। तो रेट ऑफ एवोप्रेशन यही है। अल्कोहल बॉटल टूटी, थोड़ी देर के बाद नजर भी नहीं आई, लेकिन पानी की बॉटल गिरती है तो काफी देर तक हमें उसकी लेयर्स समझ आती हैं कि यहाँ पर पानी गिरा हुआ था। सही है। अब ये जो एवोप्रेशन है इसके कुछ फैक्टर्स, अगर हम उन फैक्टर्स पे बात करें तो उसका जो पहला फैक्टर निकलता है वो है सरफेस एरिया। जरा जल्दी से मुझे प्रेडिक्ट करके बताओ सरफेस एरिया और एवोप्रेशन में कैसा रिलेशन? टेस्ट ट्यूब में से केरोसिन ऑयल ज्यादा तेजी से एवापोरेट हो जाएगा, या फिर गिर जाए वो केरोसिन ऑयल तो ज्यादा तेजी से एवापोरेट हो जाए? ग्लास में पानी या बीकर में पानी मौजूद है, वो ज्यादा तेजी से एवापोरेट हो जाएगा, या फिर वो पानी गिर जाए तो ज्यादा तेजी से एवापोरेट हो जाएगा? इस सारी को एग्जाम्पल है जिसके अंदर सरफेस एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब होता क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा होने पर मॉलिक्यूल्स का एक्सपोजर क्या होता है? बढ़ जाता है। हाईली काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी सरफेस को लीव करते हैं तो एवोप्रेशन क्या होता है?
बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है सरफेस एरिया ज्यादा तो एवोप्रेशन क्या होगा, ज्यादा। ये हमने प्रेडिक्ट किया। सेकेंड वन, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने यहाँ पे लिखा टेम्परेचर। यस, व्हाट डू यू थिंक, टेम्परेचर, आपका क्या ख्याल है, टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगी तो एवोप्रेशन बढ़ेगा या टेम्परेचर कम करूंगी तो एवोप्रेशन बढ़ेगा? बढ़ाएंगे। नॉर्मली वाटर एवोपरेट नहीं होता, हीट करेंगे तो वाटर एवोपरेट होगा। नॉर्मली विंड एवोपरेट नहीं होता है, लेकिन हम उसे हीट करेंगे तो एवोपरेट होगा। रोज वाटर एवोपरेट नहीं होता, लेकिन हम उसे हीट करेंगे तो क्या होगा, एवोपरेट। सही है, इसका मतलब है कि आपके पास टेम्परेचर और एवोप्रेशन में कैसा लिंक निकलता है, डायरेक्ट। और होता क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पर तेजी से आते हैं और सरफेस क्या करते हैं, लीक करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वन, इसका जो आपके पास फैक्टर है उसे मैंने यहां पर लिखना है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बताओ, वाटर ज्यादा तेजी से एवोपरेट हो जाएगा या अल्कोहल? क्यों? तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूं या इनवर्सली? इनवर्स। इसका मतलब है एवोप्रेशन और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। वीकर द फोर्सेस, ग्रेटर वुड बी द रेट ऑफ एवोप्रेशन। तो अगर ऑर्गेनिक पढ़ ही रहे हैं तो अब आपको बात ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। ईथर देन अल्कोहल देन वाटर। इसका मतलब है, अगर मैं आपसे कहूँ ना, बताओ रेट ऑफ एवोप्रेशन सबसे ज्यादा किसका है, तो आप कहेंगे डाईथर ईथर। कंटेनर बंद भी हो ना तो फ्यूमिंग हुड में रखने का होता है, क्योंकि बड़ी तेजी से वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर इज इनफ। सही, टाइटली सील्ड बैग, अगर उसकी सील एक बार खुल जाती है तो वो एवोपरेट हो जाता है। सही है, ये बात आपने नेल पॉलिश रिमूवर जो थिनर यूज करते हैं उसमें भी देखी, अगर उसका लिड थोड़ा सा भी खुला रह जाए तो ऐसा ऐसा खुद ब खुद क्या हो जाता है, एवोपरेट। तो इसका मतलब उसका रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसकी फोर्सेस क्या है, वीक। यहाँ मौजूद है डिस्पर्जन फोर्सेस, यहाँ मौजूद है क्या, डायपोल डायपोल फोर्सेस, और यहाँ क्या मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है। अच्छा, एक और बात, बड़ा मजेदार सवाल पूछा था एक बच्चे ने। आप लोगों से मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि वैसे आप लोग पूछेंगे कि बस एक वक्त में लिक्विड में एक ही फोर्स होगी, बस इसमें डिस्पर्जन ही है, या बस इसमें डायपोल ही है, या बस इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नहीं, एक वक्त में लिक्विड में एक से ज्यादा फोर्सेस, लेकिन डोमिनेंट एक। डिस्पर्जन फोर्सेस में डायपोल डायपोल फोर्सेस आने की कोशिश भी कर रही है ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, या तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इतनी पोलैरिटी नहीं होगी। इसका मतलब है वो डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होंगे, यानी वहां पर नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ज्यादा। तो उसकी वजह से कौन सी फोर्सेस ज्यादा हो गए, डिस्पर्जन। डायपोल फोर्सेस, और जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहां बकायदा पढ़ेंगे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कब, जब उसे वाटर में डिसॉल्व कर। तो इसका मतलब है वो तब हो रही है क्रिएट जब उसको आप कोई खास प्रोसेस देते, वरना उस मॉलिक्यूल में ऑलरेडी अपनी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स मौजूद है, और वो कौन सी है, डायपोल। सही, तो आपसे मैं कहूँ वाटर, तो आप कहेंगे नहीं, मैं सभी तो आपने बताया था, वाटर में डायपोल भी नजर आ रहा है, और वाटर में क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक लिक्विड में एक से ज्यादा फोर्सेस होती हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगी उसका रेट ऑफ एवोप्रेशन क्या होगा, कम। अब आते हैं उस टर्म पर जिस पर आप लोग बड़ी गलतियां करते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए लेकिन फिर भी हो जाती है, चाहे, लेकिन अब आज के बाद से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इनके नाम ही भूल जाते हैं, और जब नाम भूलते हैं तो बहुत सारी चीजें दिमाग से निकलती। और वो मैंने क्या लिखा, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। कोशिश होती है हम लोगों की, जो हम यहाँ मेट्रोलॉजी पर पढ़ाते हैं, कि फर्स्ट ईयर में ही वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल दिमाग में डालना शुरू करें कि वॉलेटाइल क्या होता है और नॉन वॉलेटाइल क्या। इसे पढ़ाने से पहले मैं एवोप्रेशन के बाद जिस एक और टर्म को लिखना चाहूंगी ना, उसका नाम क्या है, वेपर प्रेशर। क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं बताया तो बड़ा अजीब लगता है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो अगर, और तेजी से कन्वर्ट हो, तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और आप उन वेपर्स के प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। अब वही लिक्विड करेगा ना जो वेपराइज हो रहा है, वो लिक्विड तो नहीं करेगा ना जो वेपराइज नहीं हो।
लेकिन ना यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम भी समझाना होता है हमें बच्चों को, कि अगर लिक्विड वेपर में जा रहा है तो क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन। और अगर वेपर से लिक्विड में जा रहा है तो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। एम आई राइट, क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। आप वाटर को हीट कर दें लिड लगाकर, जितनी क्वांटिटी थी ना उतनी ही क्वांटिटी रहेगी। परफ्यूम बॉटल को टाइटली सील पैक क्यों किया रहा, वॉलेटाइल है, रूम टेम्परेचर पर ऑपरेट हो जाता है। हमें पता है अगर टाइटली सील पैक होगा तो जितनी तेजी से ऑपरेट हो रहा है उतनी तेजी से क्या हो रहा होगा, कंडेंस। जब तक ये एक दूसरे के बैलेंस रहते हैं ना, लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी डिस्टर्ब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेड हटा दूं वाटर का, तो क्या बढ़ गया, रेट ऑफ एवोप्रेशन, और क्या कम हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन। सही है, इसका मतलब वेपराइज होना शुरू हो चुका है। वेपराइज हो रहा है तो क्या एग्जर्ट करेगा, वेपर प्रेशर। वोलेटाइल लिक्विड्स में अगर आपसे चार बातें की जाए तो आपको वो चारों बातें पता होनी चाहिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो, इतना कम कि रूम टेम्परेचर हो या ना हो या उससे बिलो हो, यानी परफ्यूम बॉटल चाहे यहाँ गिरे 16 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ दिस रूम, या फिर बाहर गिरे, सही 37 और 39 के दरमियान टेम्परेचर है बाहर, सही वहां गिरे, तब भी क्या हो जाएगा, एवपोरेट। उसे टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं। दिस इज इनफ रूम टेम्परेचर टू ब्रेक द फोर्सेस। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। हाई का मतलब क्या होता है, हाई और लो का एक और याद रखें, अक्सर ओ लेवल्स वालों को ये बात समझाते हैं हम लोग कि एवरेज 25 डिग्री सेंटीग्रेड याद, 25 से बिलो वाली कहानी है तो आप समझ लो बिलो रूम टेम्परेचर, और अगर 25 से अबव वाली कहानी है तो जब तक आप हीट या बर्नसन बर्नर से हीट प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक आप उसे हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं करोगे। नेक्स्ट वन, अब आपके पास लो बॉइलिंग और अगर इसकी बात है तो आप बताएंगे, बताओ यहाँ पर कैसा वेपर प्रेशर है वोलेटाइल, हाई या लो, हाई, एक्सर्ट हाई वेपर प्रेशर, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्सर्ट लो वेपर प्रेशर। जाहिर सी बात है वोलेटाइल है, और इसका रेट ऑफ एवोप्रेशन भी क्या है, हाई रेट ऑफ एवोप्रेशन। जाहिर सी बात है रूम टेम्परेचर इज इनफ टू ब्रेक द फोर्सेस, तो तेजी से क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। और इसका मतलब है कि मैं आपसे कहूँ बताओ यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है बेटा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इन चारों की ऑपोजिट जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप सुनते हैं, they are majorly what, they are majorly volatile liquids। और जितने भी वाटर और वाटर कंटेनिंग लिक्विड्स होते हैं they all are the non volatile liquids। सही। लेकिन इस वेपर प्रेशर की बात को अगर हम फैक्टर्स तक ले जाना चाहें, मेरी क्लास खत्म होने में थोड़ा सा टाइम है और आपके जवाब देने में भी थोड़ा सा टाइम। फैक्टर्स, पहला फैक्टर बताओ, वेपर प्रेशर बताओ, क्या होगा, फैक्टर जिसको बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाए, जिसको कम करने से वेपर प्रेशर कम। टेम्परेचर, क्या होगा टेम्परेचर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी, इनवर्सली, यानी जिसके अंदर वीक फोर्सेस होंगी उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, यही कहते हैं। नंबर 3, और क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से क्या होगा, चलिए मान लिया कि ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एवोप्रेशन होगा। और फोर्थ वन, नेचर ऑफ लिक्विड, सही है। और जो सबसे पहले जवाब सुनना चाहती थी वो सबसे आखिर में मैंने खुद दिया।
वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ एवोप्रेशन पर। जिसका रेट ऑफ एवोप्रेशन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर भी क्या है? ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा तो वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड वीक है तो वेपर प्रेशर भी क्या है? ज्यादा। और एवोप्रेशन भी क्या है? ज्यादा। यानी एवोप्रेशन और वेपर प्रेशर को पढ़ाते ही साथ साथ इसीलिए है ताकि आप इनको आपस में रिलेट कर सकें। सही। और जो रिलेट करता है ना वो बड़ा स्ट्रांगली जवाब दे सकता है। तो क्या ये बात समझ आती है? तो ये नोट डाउन करें। कल की क्लास में गैसेस का टॉपिक पढ़ के बैठिएगा। कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बात करें। सही है। और आज जाकर रीडिंग करनी है टॉपिक्स की ताकि आज ही जो दिमाग में बातें बने वो कल तक आप मुझसे पूछें। सही। और जितने भी हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ये यकीनन रिलेटेड टू पास पेपर से ही कोशिश होती है कि आपको दिए जाएं या उसी तरह के क्वेश्चन दिए जाएं ताकि प्रैक्टिस हो। असाइनमेंट एक हफ्ता बहुत होता है। कल आप सिर्फ जवाब देंगे उसका। सही है कि हम सॉल्व करके लाए हैं और फिर हम उसके आंसर्स को करेंगे डिस्कस। आप क्लियर कर दिया है? तो इंजीनियरिंग का है, इंजीनियरिंग वाले हैं।